स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा अपराध होने पे यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट साहब के पास का परिवाद लेकर आता है और मजिस्ट्रेट साहब उस परिवाद पे यदि संज्ञान लेते हैं तो संज्ञान लेने पे उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, यह हमारा टॉपिक रहेगा। अपराध जो होते हैं वह हमारे संज्ञेय और असंज्ञेय दो प्रकार के होते हैं। संज्ञेय अपराध जो कि हमारा गंभीर प्रकृति का होता है, जिसके लिए आप एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं थाने के भार साधक अधिकारी के पास जाकर, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन भी करवा सकते हैं। या अगर थाने के भार साधक अधिकारी के पास जाते हैं तो वो आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है तो भी आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। परंतु संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, आप दोनों में से किसी भी अपराध के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा करके परिवाद दाखिल कर सकते हैं, लिखित में भी या मौखिक में भी। असंज्ञेय के लिए जबकि एफआईआर दाखिल नहीं होती है। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई भी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध हुआ है तो उसके लिए हम परिवाद दाखिल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास जाके, लिखित और मौखिक में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो परिवाद वर्ड है उसको धारा नंबर 2 क्लॉज ई में परिभाषित किया गया है। 2 क्लॉज ई के अध्ययन से समझ में आता है कि जो परिवाद है वह किसी भी अपराध, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, किसी भी अपराध के लिए मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट को किया जा सकता है, इस उद्देश्य कि मजिस्ट्रेट उस पर इस संहिता के अधीन कार्यवाही करे। इस संहिता का मतलब कौन सी धारा लगी? इस संहिता का मतलब धारा नंबर 210 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को, प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट को सामान्यतः पावर दिया गया है कि 210 के 1 के ए के अंतर्गत कंप्लेन आने पर वो संज्ञान लेंगे, 210 के 1 के बी में पुलिस रिपोर्ट पे वो संज्ञान लेंगे, 210 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में स्यू मोटो पे वो संज्ञान लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, कंप्लेन आने पे एक हमारा केस लॉ है बहुत ही महत्वपूर्ण। वो केस लॉ का जो नाम है हमारा देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी एंड अदर वर्सेस वी नारायणा रेड्डी एंड अदर का केस है। इस केस में बताया गया था कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई परिवाद लेकर के आता है तो परिवाद आने पे मजिस्ट्रेट साहब उस पे संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है, उनके डिस्क्रिशन पर है, वह उस पे संज्ञान ले भी सकते हैं और नहीं। अगर वो उस पे संज्ञान लेते हैं तो धारा 200 की कार्यवाही होती है सीआरपीसी की, और अगर वो उस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो 156 के सबसेक्शन 3 के अंदर पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं एफआईआर दर्ज करके, इन्वेस्टिगेशन करके अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें जो बीएनएसएस में 2D की जगह 2E रहेगा और धारा नंबर 156 सबसेक्शन 3 की जगह सेक्शन 175 रहेगा, एंड धारा नंबर 200 की जगह बीएनएसएस में धारा नंबर 223 रहेगा। तो अभी आपने देखा इस केस लॉ के मुताबिक जो मजिस्ट्रेट साहब हैं परिवाद आने पे संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वो संज्ञान लेते हैं तो फिर क्या प्रक्रिया रहेगी, यही हम आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन आने पे संज्ञान लेते हैं तो सीआरपीसी के अंदर ये धाराएं रहेंगी, पहले इन्हें पढ़ते हैं। कंप्लेन जो धारा नंबर 2D के अंदर परिभाषित की गई है, जैसा कि अभी बताया था, मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। अगर जब मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेन आती है तो 201 के अंतर्गत सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे यह देखेंगे कि वह कंप्लेन पे संज्ञान लेने के लिए कॉम्पिटेंट है भी या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन आने पे कॉम्पिटेंट नहीं है संज्ञान लेने के तो 201 के अंतर्गत लिखित में कंप्लेन आई है तो उसका एंडोर्समेंट कर देंगे प्रॉपर कोर्ट को, और अगर मौखिक में कंप्लेन आई है तो डायरेक्ट कर देंगे प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए कंप्लेनेंट को। लेकिन अगर जब मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन पे संज्ञान लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थे पर फिर भी उन्होंने गुड फेथ में संज्ञान ले लिया है तो धारा नंबर सीआरपीसी की 460 का क्लॉज ई बताता है उनकी प्रोसीडिंग विशेष नहीं की जाएंगी इस ग्राउंड पे कि वह कॉम्पिटेंट नहीं थे, सेट असाइड नहीं की जाएंगी। नाउ फिर 201 में यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या है।
मैंने आपको पहले भी बता दिया था 190 धारा सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट की कहती है कि वो बाउंड नहीं है। दिवरापल्ली का केस भी मैंने आपको बताया। अगर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हैं तो धारा 200 लगी। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि प्रोसीडिंग्स के ग्राउंड हैं तो 204 में वो प्रोसेस इशू करेंगे कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद। और अगर यहाँ पे उन्हें लगता है कि धारा 200 के बाद प्रोसीडिंग के कोई ग्राउंड नहीं है तो 203 में कंप्लेन को डिसमिस कर दिया जाएगा। धारा 200 के बाद 202 भी लग सकती है, जरूरी नहीं है कि धारा 200 के बाद डायरेक्ट 204 आए। मजिस्ट्रेट साहब को लगता है अभी धारा 200 के बाद 204 में प्रोसेस इशू करने से पहले प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया जाए और खुद से अभी अपने आप को वो और एश्योर करना चाहते हैं तो वो धारा 202 में प्रोसेस जो इशू करने का था उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, खुद से इंक्वायरी कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट को बोल सकते हैं, पुलिस को अन्वेषण का आदेश भी दे सकते हैं। नाउ धारा 200 के बाद 202 के कंप्लायंस के बाद अगर लगता है प्रोसीडिंग का कोई ग्राउंड नहीं है तो 203 में कंप्लेन को डिसमिस कर दिया जाएगा और अगर उन्हें लगता है तो 204 के अंतर्गत प्रोसेस इशू कर दिया जाएगा। 204 सेक्शन के साथ हमेशा याद रखना 87 सेक्शन भी पढ़ना होता। वहीं अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 2D को रिप्लेस किया है बीएनएसएस में 2E को। ठीक है, 201 की जगह यहाँ पे जो धारा लगेगी वो 224 लगेगी। 200 की जगह बीएनएसएस में जो धारा है वो 223 है। 227 में बीएनएसएस में प्रोसेस इशू किया जाता है। 226 में कंप्लेन को डिसमिस किया जाता है। वहीं पे 225 में बीएनएसएस में पोस्टपोन किया जाता है प्रोसेस ऑफ इशू को। और जहां पे 460 में बताया था मजिस्ट्रेट साहब के पास जबकि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे पर फिर भी कंप्लेन पे वो संज्ञान ले लेते हैं, गुड फेथ में प्रोसीडिंग सेट असाइड नहीं होगी, विशिएट नहीं होगी। सीआरपीसी में उसकी धारा 460 थी, वहीं बीएनएसएस में उसकी धारा 506 रहेगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि अगर परिवाद मजिस्ट्रेट साहब के पास आता है और वो उस पर संज्ञान लेते हैं तो संज्ञान लेने पे किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। धन्यवाद।